5334 जो स्ट्रक्चर आया है वो एक कक्षा 5 तक का जो पहला स्टेप है, फिर उसके बाद 6, 7, 8 का दूसरा स्टेप है, और उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन का स्टेप है माध्यमिक का, फिर उसके बाद 4 ईयर के डिग्री कोर्स का स्ट्रक्चर का आया है। इसमें अलग अलग स्टेप पर भी लोगों को क्वालिफाई करने की बात आई है कि कोई अगर 1 साल ही पढ़ाई करता है इंटरमीडिएट के बाद तो उसको भी सर्टिफिकेट कोर्स मिले, कोई 2 साल पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स मिले, कोई 3 साल पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिले, और अगर कोई 4 साल पढ़ाई करता है और कुछ जो थीसिस करनी होती है, डिजर्टेशन करना होता है, रिसर्च वर्क करना होता है उसके साथ, तो वो उसके बाद पीएचडी करने की छूट भी यूनिवर्सिटी लेवल की संस्थाएं उसको दे सकती हैं। तो एक बड़ा एक संरचनात्मक परिवर्तन इसमें आया है। सतीश जी, अब ये नई शिक्षा नीति जी जी जिसके परिणाम स्वरूप 1 साल में ही 4 ईयर का कोर्स करने के बाद 1 साल में ही पीजी की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आदमी पीएचडी में चला जाएगा, तो इससे समय बचेगा बच्चों को। जी सतीश जी, नई शिक्षा नीति के बाद टीईटी का पैटर्न क्या रहने वाला है? नहीं, टीईटी के बारे में तो स्वीकार किया गया, टीईटी रहेगा ही। जो जैसा टीईटी का पैटर्न ये आया है कि हर स्तर पर जो अब तो बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी, जो अभी नहीं था, माध्यमिक स्तर पर भी टीईटी जैसी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, ताकि टीचर्स के एक मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस हो सके, शिक्षकों की गुणवत्ता मेंटेन कर सके, गुणवत्ता का स्तर बना रहे, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसलिए टीईटी का तो एक तरह से विस्तार ही किया है नई शिक्षा नीति ने। वो माध्यमिक स्तर पर भी, उच्च शिक्षा के स्तर पर तो पहले से ही नेट की व्यवस्था है, और बेसिक में टीईटी था, बीच में माध्यमिक छूट रहा था, उसको भी टीईटी जैसी व्यवस्था के दायरे में लाने की बात कही गई है। सतीश जी, नई शिक्षा नीति का जो बेसिक एजुकेशन है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? कई तरह से प्रभाव पड़ने वाला है बेसिक एजुकेशन पर। एक तो प्री प्राइमरी के कंसेप्ट को लागू करने की बात कही गई है, और ये फर्क पड़ेगा विशेष करके निजी और सरकारी में। इस क्षेत्र के स्कूलों में जो अंतर होता था उस अंतर को पाटेगा ये। आप देखिए, जो लोग, जिनके भी बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में या निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो पहले एलकेजी, यूकेजी या लोअर प्रेप और अपर प्रेप ये पास करके तब आते हैं नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, इसके बाद वो कक्षा 1 में आते हैं। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में अभी तक क्या होता था कि हम सीधे कक्षा 1 में एडमिशन लेते थे। तो प्राइमरी के पहले की जो प्रिपरेशन होती थी निजी क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों की, वो सरकारी स्कूलों के छात्रों की नहीं हो पाती। इसका नुकसान होता था, शुरू में ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता था। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि सरकारी स्कूलों में भी निजी क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी की बात कही गई है उसको, और हम लोगों ने तो 1 साल पहले से ही इसकी तैयारी भी उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी थी। दूसरी बात ये आई है जो जिसकी मांग बरसों से कई संस्थाएं और कई शिक्षाविद ये करते रहे कि जो कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है, उसको ज्यादा आसानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात आई है जिसको लेकर के कहा गया है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात आई है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी, कि स्थानीय आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि शिक्षकों और छात्रों के बीच जो संवाद है, उनकी जो भाषा है, उनमें बड़ा अंतर ना हो। बहुत दूर के शिक्षकों को ला करके बेसिक शिक्षा में ना किया जाए। एक चेंज आया है, मिड डे मील में पौष्टिक नाश्ता देने की बात भी कही गई है, और एक 2 और बड़े लाभकारी परिवर्तन सुझावों की बात की गई है। एक तो खेल की गतिविधियों को प्राइमरी लेवल पर बढ़ावा देने की बात की गई है, ताकि जो पहले से ही खेलो इंडिया के तहत केंद्र सरकार ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में भारत की जो हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसको बल देने के लिए स्कूल लेवल से ही खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात। और दूसरी, कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई है,
वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, जो लोगों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, और जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड बनाना, इस तरफ एक बड़ा कदम है जो कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो हमने तैयारी कर रखी है, हम 2021 से जो हमारा सत्र शुरू होगा उसमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर देंगे। तो ऐसी कई चीजों की ओर इशारा किया गया है जो निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आवश्यक है। सतीश जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि नई शिक्षा नीति से सिर्फ एक विचारधारा को पोषित करने की तैयारी है। ये इस आरोप पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये आरोप मिथ्या है। आपने देखा है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नीति बनाते समय इसके जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने इसके पक्ष थे, चाहे वो कुलपति रहे हों, चाहे कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे हों, टीचर्स रहे हों, या बच्चे रहे हों, शिक्षकों के संगठन हों, छात्रों के संगठन हों, बड़ी संख्या में पिछले, ये कोई एक वर्ष की देन नहीं है शिक्षा नीति। मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है 2014-15 से ही इस पर सरकार एक्सरसाइज कर रही थी, और देश में लाखों लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, उनको संशोधनों को स्वीकार किया गया है, तमाम विद्वानों से विचार विमर्श किया गया है, और जो कमेटी बनी थी नई शिक्षा नीति के लिए, उस कमेटी में भी किसी विचारधारा का कोई व्यक्ति नहीं है। आपने नाम सुना है, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन उस कमेटी के चेयरमैन थे, जो इस देश के इसरो के भी चेयरमैन रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। सरकार ये चाहती थी कि जो इस समय देश की जरूरतें हैं, जो दुनिया की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हमारी श्रम शक्ति, हमारा जो छात्र है वो तैयार हो सके। इसलिए ये आरोप लगाना कि किसी अब विचारधारा कोई, अगर किसी नीति में राष्ट्रीयता की बात की जाए, अगर किसी नीति में मातृभाषा की बात की जाए, अगर किसी नीति में बच्चों के शरीर स्वास्थ्य के विकास की बात की जाए, खेल में देश को आगे ले जाने की बात की जाए, गणित में आगे ले जाने की बात की जाए, भाषा में आगे ले जाने की बात की जाए, तो अगर यह भी किसी विचारधारा से प्रेरित किसी को लगता है तो फिर क्या कह सकते हैं। सतीश जी, कहते हैं कि जब नींव मजबूत होती है तभी महल अच्छा बनता है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक औपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए संभवतः 6 महीने का डिप्लोमा का भी कुछ प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या 6 महीने की ट्रेनिंग में वे बेसिक एजुकेशन देने के लिए दक्ष हो पाएंगे? नहीं, ये बात समझने में गलती हो रही है। जो प्री प्राइमरी की बात की गई, जिसको आप किंडरगार्टन कहते हैं, केजी कहते हैं, या प्ले बे कहते हैं, उनको भी सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में तो है ही। आप निजी क्षेत्र के किसी स्कूल में जाएंगे तो कक्षा 1 में एडमिशन नहीं होगा, आपको LKG में, प्ले में, नर्सरी में एडमिशन कराना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र के लिए भी कहा है कि उसी तरह का सिस्टम हो। बच्चा अभी जो हम 6 साल की उम्र में उसका प्रवेश लेते हैं, 3 साल की उम्र में ही उसको प्री प्राइमरी में प्रवेश लेने को कहा गया है। और चूंकि उसका स्ट्रक्चर हमारे गांव-गांव में है, आंगनबाड़ी सेंटर बने हुए हैं, आंगनबाड़ी सेंटर बच्चों के लिए ही बने हुए हैं, तो ये हुआ कि उन आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्त्रियों को 6 महीने का प्रशिक्षण दे करके उनको इस योग्य बनाया जाए कि वो बच्चों को रंग की पहचान करा सकें, बच्चों को अक्षर की पहचान करा सकें, बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखा सकें, कहानी सिखा सकें। इतना भर करना है उनको, केवल बच्चे को कक्षा 1 के एडमिशन के लिए तैयार करना है। तो अच्छी बात यह है कि जिस आंगनबाड़ी का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था, अभी आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बन जाती थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो जाती थी, उसका काम होता था केवल जो महिलाएं हैं गर्भवती और ये सब, उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। अब वो महिलाएं बच्चों को स्कूल के लिए 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए, वो महिलाएं, उनको एक काम भी मिल जाएगा और इन संसाधनों का हम अच्छा उपयोग भी कर सकेंगे, और वहां से निकले हुए बच्चे जब कक्षा 1 में एडमिशन लेंगे तो बहुत आसानी से वो हमारे चीजों से जुड़ सकेंगे। सतीश जी, 2019 दिसंबर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक प्रदेश में 41% से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 28,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। 16,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 100% साक्षरता और ये जो आपने पूरा बताया कि किस तरीके से वहां पे बच्चों को सिखाया जाएगा, वो सब कैसे हो पाएगा? ये तो बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए। नहीं, ये इसीलिए नहीं था क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है, वास्तव में जो जितनी उनकी उपयोगिता है उतना काम वहां से लिया नहीं जा रहा था। केवल एक ही काम तो आंगनबाड़ी का अभी तक रह गया था।
कि पौष्टिक आहार आते थे और पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को बढ़ जाता था। अब निश्चित रूप से अब उनको भी एक विशेष काम मिल गया है, बच्चों को स्कूलिंग के लिए तैयार करने का काम मिल गया है। तो इसका एक अच्छा प्रभाव ये होगा कि आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी। सतीश जी, बेसिक शिक्षा को लेकर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक मंत्री के तौर पर आपने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया? नहीं, हमारा दो मुद्दों पर, हमारी सरकार का भी और हमारा व्यक्तिगत रूप से भी दो मुद्दों पर फोकस है, और ये दोनों जरूरी है। बिना दोनों में से किसी एक की काम नहीं चलेगा। एक तो जो हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, पीने की पानी है, जो हैंडवाश की व्यवस्था है, जो वहाँ का विद्युतीकरण है, बैठने की व्यवस्था है, जो स्मार्ट क्लासेज की आदि की व्यवस्था है, किचन का। एक तो अवस्थापना पक्ष पर भी जो सरकार है वो बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है। इसलिए आपने देखा कि योगी सरकार ने आते ही जून 18 से ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश के लगभग आधे से अधिक स्कूल, 1,59,000 स्कूलों में से 90,000 से ऊपर जो स्कूल हैं हमारे, उनकी आज जो बिल्डिंग का, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है वो ठीक हुई है। और दूसरा ध्यान हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी है, और इसी बात को ध्यान में रख करके हम अलग अलग, कभी इसके पहले प्राइमरी में शिक्षक के ज्वाइन करने के बाद उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, इन सर्विस ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं हम। पेरेंट टीचर मीटिंग हमने शुरू किया है, एनुअल फंक्शन हमने शुरू किया है, एसएमसी की रेगुलर बैठकें हो रही हैं, मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जो महासमिति बनी है उनकी रेगुलर बैठकें हो रही हैं। हम शिक्षकों को भी कैसे विभिन्न विषयों को अच्छा पढ़ाया जाए, कैसे रेमेडियल कोर्स चलाया जाए, कमजोर बच्चों की कैसे मदद की जाए, इसके लिए शिक्षकों को भी साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास 3 किताबें जा रही हैं, जिसको पढ़ करके, समझ करके वो बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और हम स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट करा रहे हैं, 2 टेस्ट हम करा चुके, कक्षा 5 से कक्षा 8 के बच्चों का। बाद में उसको नीचे भी ले जाएंगे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी है और कहाँ कितना सुधार की जरूरत है, उनका भाषा ज्ञान कैसा है, उनका गणित का ज्ञान कैसा है। तो हम दोनों पक्षों पर एक, जो छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, जूता मोजा हो, बैग हो, किताबें हो। अभी देखिए स्कूल बंद हैं लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण, लेकिन हमने बच्चों के घर तक किताबें पहुंचानी शुरू कर दी है, ताकि उनको कम से कम नुकसान हो सके। ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों तक वो पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की है पहली बार, और उसमें एक शुरुआत हुई है, और एक हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। तो अवस्थापना सुविधाएं भी ठीक हों और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़े, लोग नियमित रूप से स्कूल आए, और हमारे स्कूलों में जो गांव, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये अनुभव ना हो कि संपन्न लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं उसकी तुलना में हम कहीं पीछे हैं। हम इस खाई को पाटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, ऑनलाइन शिक्षा की आपने बात की, ये एक समय की जरूरत बनती हुई दिख रही है कि जैसा माहौल लग रहा है उससे लग रहा है कि अभी ये लंबा खिंचेगा। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के प्राइमरी स्कूलों में खासकर क्या कुछ खास तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? नहीं, एक तो जब लॉकडाउन हुआ था उसी समय से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। 2-3 माध्यमों का हम उपयोग कर रहे हैं, वो आज भी चल रहा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल बड़ी संख्या, क्योंकि गांव में भी ज्यादातर लोगों के पास फोन में व्हाट्सएप की सुविधा है। तो हमारे टीचर्स ने गार्जियंस के नंबर लेकर के अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क देते हैं बच्चों को, फिर बच्चे अपना होमवर्क करके व्हाट्सएप पर भेजते हैं, टीचर देखती हैं, फिर उसके बाद उनको भेजते हैं। एक तो ये हमने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का भी उपयोग किया है, इसमें बहुत साथ दिया हमारा दूरदर्शन ने। 24 मार्च का जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से ही, अप्रैल से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो दूरदर्शन पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के कार्यक्रम अभी तक भी रोज दिखाई जा रहे हैं। दीक्षा पोर्टल जो भारत सरकार का है, जिस पर हमारे अपने बेसिक शिक्षा के उपयोग के 5,000 से अधिक वीडियोज उस पर मौजूद हैं, उनका माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। हम कई और माध्यमों का उपयोग करके कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा वो जो एक भयावह वातावरण बना हुआ था उससे भी बाहर निकले, और कुछ भरपाई उनकी हो सके। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने किताबें भी उनके अभिभावकों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। लगभग लोगों के पास तक किताबें पहुंच गई हैं। तो ये सारी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये ना लगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अन्य दूसरे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की तरह की सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसा ना हो, ये कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, एक बड़ा सवाल रहता है सरकारी प्राइमरी स्कूलों को लेकर कि वहाँ की व्यवस्थाएं, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है।
इसी वजह से लोग निजी सेक्टर के विद्यालयों की तरफ देखते हैं। हमने कुछ आम लोगों से बात की, उनके कुछ सुझाव आए। उनमें एक बेहद रोचक सुझाव था कि अगर ये नियम लागू करा दिया जाए कि सभी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, कम से कम प्राइमरी तक, तो उनकी हालत सुधर जाएगी। ऐसी ही बातें लगातार सोशल मीडिया पे भी उठती रहती हैं, आपने भी देखी होंगी। तो इस सुझाव पर क्या लगता है आपको? नहीं, ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। मैं तो इसको थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूँ। केवल जी, सरकारी अधिकारियों के बच्चे ही क्यों स्कूलों में पढ़ें? ये क्यों न जी, तय कर दिया जाए, जो एक बार बात आई थी बहुत पहले, कोई दायरा तय करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उस दायरे में अगर कोई उद्योगपति रहता है, कोई बड़ा पत्रकार रहता है, कोई किसी भी विधा के कोई अभिनेता रहते हैं, कोई बड़े ठेकेदार रहते हैं, तो ये जब सोचना पड़ेगा तो केवल सरकारी अधिकारियों के लिए नियम नहीं बनाया जा सकता। फिर ये दायरा तय करना पड़ेगा कि स्कूल के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को अपने बच्चों को वहां भेजना पड़ेगा। अलग पार्ट हम केवल सरकारी अधिकारियों को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकारी अधिकारी तो इंजीनियर भी है, उसका क्या रोल है स्कूल में? सरकारी अधिकारी तो परिवहन विभाग वाला भी है, उसका क्या रोल है स्कूल में? तो ये कई बार ये टारगेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे मान लिया जाता है जैसे केवल सरकारी अधिकारी ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो मतलब कोई ऐसा फील्ड बताइए जिस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ते हों। तो फिर दायरा तय करना पड़ेगा। वो भौगोलिक, केवल एक क्राइटेरिया तय किया जा सकता है, वो क्राइटेरिया भौगोलिक होगा कि अपने घर के दायरे के इतने दूर में। नहीं तो इस तरह के मनमानी नियम नहीं बनाए जा सकते ना। जैसे नहीं, इसको तमाम सारे अधिकार हमारे हैं, वैसे ये भी अधिकार है कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे। तो इस अधिकार से भी वंचित करना, ये सोचना पड़ेगा, ये आसानी से निर्णय नहीं लिया जा सकता। सतीश जी, लेकिन इसको लेकर के एक चीज जो देखी गई है, कई जिलों में कहीं के जिलाधिकारी ने अपनी बच्ची का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में कराया। उसके बाद देखा गया कि उस पूरे स्कूल की हालत एकदम बदल सी गई, और फिर वहां के जो और लोग हैं वो भी उस प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने लगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज की दृष्टि से ये एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है? देखिए, कई चीजें तो कई बार सांकेतिक होती हैं। जी, थोड़ा सा आगे सर्वे किया जाए, ऐसे कुछ केसेस की स्टडी की जाए कि कितने दिनों तक उन लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। जी, क्या बच्चा अभी खेल रहा है, स्कूल जाने की उम्र में नहीं है, इस नाते हो गया, या कोई और परिस्थिति है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि टोकनिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। ये कई बार न्यूज में आने की जो गतिविधि होती है, थोड़ा उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी स्थायित्व को देखना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे लोगों का अगले 8-10 सालों तक अध्ययन करिए ना, कि वो कहाँ अपने जी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो और हमने तो खोल दिया है सबके लिए दरवाजा। हमने कहा है कि आप एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखिए, आप हमारे बीएससी को लिखिए कि हम फला स्कूल को गोद लेना चाहते हैं। आप पत्रकार हो, आप व्यापारी हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप सरकारी अधिकारी हो। हमने तो सभी सरकारी अधिकारियों से अनुरोध भी किया था कि एक एक जिला स्तर के अधिकारी कम से कम एक एक स्कूल को गोद ले लें, वहां आए जाएं, उसका निरीक्षण करते रहें। अपने आप उस स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ऐसे जी, कितना, अगर केवल वही स्कूल ठीक होगा जहां मंत्री का बच्चा पढ़ेगा, केवल वही स्कूल ठीक होगा जहां डीएम का बच्चा पढ़ेगा, केवल वही स्कूल ठीक होगा जहां बीएसए का बच्चा पढ़ेगा, तो इस तरह से हम कितना स्कूल ठीक कर पाएंगे? जी, इस आधार पर काम नहीं, एकमात्र इतना ही सोल्यूशन नहीं है। फिर कई तरह के फरमान जारी करने पड़ेंगे कि सारे लोग सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएं, कोई निजी अस्पताल में ना जाए। तो इस तरह की, देखिए, इस दौर में सरकारों के ऊपर इतनी निर्भरता भी नहीं पैदा की जा सकती। क्या ये जी, स्थिति है कि हम कोई आदेश जारी करें कि सब लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, निजी अस्पताल में ना जाएं, सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं? तो ये संभव नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए। जी।